मिथुन दा और सौरभ दादा, एक तरफ बंगाल के दादा हैं वो लोग और बहुत सम्मानीय व्यक्ति है, और दूसरी तरफ दीदी तो पहले दीदी थी, अब वो बेटी हो गई, फिर उस बीच में पीसी हो गई थी, यानी कि आपके बुआ हो गई थी। तो इस तरह के जो घबराहट है टीएमसी के अंदर, जिस हिसाब से इनके नारे भी बदल रहे, वहां से कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि टीएमसी किस तरह से बैकफुट में है। वेस्ट बंगाल के चुनाव को लेकर जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की 7 तारीख को रैली होने वाली है और उसमें जिस तरीके से सौरभ गांगुली और मिथुन दास शामिल होने वाले हैं, तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों भाजपा शामिल कर सकते हैं। सब देखिए, कहीं ना कहीं पे मीडिया में तो हल्ला ज़रूर है कि मिथुन चक्रवर्ती जी और सौरभ गांगुली जी शायद शामिल हो सकते हैं। अब ये तो 7 तारीख को पता चलेगा कि शामिल हो रहे या नहीं हो रहे, पर अंदाज़ा और इशारा तो बिल्कुल उसी दिशा में है। तो कहीं ना कहीं पे बंगाल की जो चुनाव है, बंगाल का चुनाव इस बार बहुत ज़्यादा दिलचस्प चुनाव है। मैं उस प्रदेश से ही हूँ। मैंने आज तक अभी जीवन काल में ऐसा चुनाव मैंने आज तक नहीं देखा है, और जिस हिसाब से लगातार तृणमूल कांग्रेस से दिग्गज नेता की भाजपा की तरफ लेफ्ट राइट करके शामिल होने की होड़ लगी हुई है, मुझे तो लगता है कि आज टीएमसी ने अपना सूची भी जारी किया है, लिस्ट की सूची, और दीदी तो नंदीग्राम से लड़ी गई। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि 2 तारीख मई में जब नतीजा निकले तो दीदी शायद और टीएमसी शायद हम्बा बम्बा रुम्बा करता दिखाई दे। जिस तरह के रक्तपात की राजनीति, रक्त रंजित राजनीति पिछले 10 साल में हुआ है बंगाल में, वो कहीं ना कहीं उस रक्त रंजित राजनीति का तो एक एक करके जनता हिसाब लेगी। दीदी আপনি এসেছিলেন পরিবর্তন के नारा लेके, আপনি বলেছিলেন মা মাটি মানুষ, यानी कि माँ माटी और मानुष की नारा लेके आप आए थे, और वाम फ्रंट के सरकार को आपने उखाड़ के फेंका था। और प्रमुख मुद्दा क्या था उस समय प्रमुख मुद्दा था नंदीग्राम, सिंगूर, और वहाँ पे जबरन भूमि अधिकरण जो हो रहा था वाम फ्रंट प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, उसी के विरोध में आप पूरा लड़ के आए थे। पर बंगाल के जनता ने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि ये हकीकत में ये आपका परिवर्तन का डेफिनेशन है, और ये माँ माटी का डेफिनेशन है। सर, ये भी बात है कि आखिरकार इस बार जो चुनाव, जैसे कि आज उन्होंने उम्मीदवार की लिस्ट जारी की है, और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि वो अब नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। भिवानीपुर को उन्होंने क्यों छोड़ा, ऐसी कौन सी बात थी? इसके पीछे बहुत सीधा सा कारण है, क्योंकि 2019 की जो चुनाव है लोकसभा की, या फिर उससे पहले जो असेंबली इलेक्शन हुआ था भवानीपुर से, जहाँ से दीदी हमेशा खड़ी होती थी चुनाव के लिए, वो लोकसभा चुनाव के दौरान साउथ वेस्ट कैलकाटा की जो लोकसभा जो सीट है, पहले वो साउथ कैलकाटा की सीट थी और उसके बाद साउथ वेस्ट कैलकाटा की सीट बन गई। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे भवानीपुर का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कि भवानीपुर का जो इलाका है, वहाँ पे मैक्सिमम जितने सारे वार्ड है, म्यूनिसिपल वार्ड है, वहाँ पे टीएमसी पीछे रही भाजपा से। और ओवरऑल 2019 के लोकसभा का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव में जहाँ कभी दक्षिण कलकत्ता से तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता दीदी 4.5-5 लाख वोटों से जीतती थी, 2019 के चुनाव में मात्र 27,000 वोटों से टीएमसी वहां से घसीट के अपना सीट निकाली, और भाजपा दूसरे नंबर पे रही है। और भवानीपुर का आप अगर देख लेंगे तो सामाजिक जो समीकरण है, वहाँ पे 55% से लेकर 60% के बीच में जो लोग हैं वो गैर बंगाली है, यानी कि नॉन बंगाली है, और 45 से लेके आपका 40% बंगाली लोग हैं। तो दीदी ने जो हमेशा कहा आमरा और ओरा, यानी कि वो लोग और हम लोग, तो उसी के चलते दीदी को पता है कि भवानीपुर में तो वो लोग हैं, बाहरी लोग हैं दीदी के डेफिनेशन के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं पे दीदी को लग गया होगा कि भवानीपुर से उनकी करारा हार हो सकता है, और इसीलिए गई नंदीग्राम। पर मैं तो कहता हूँ दीदी, जो तो बोलो नंदीग्राम,
বাংলার জনতা বলে दीदी जय श्री राम और दीदी अपनी जान अपनी जान अपनी जान। सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे, हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से नहीं कहा गया है कि कौन सा अधिकारी या फिर कौन सा एमएलए वहां से चुनाव लड़ेगा, पर बातें निकलकर ये आ रही हैं कि वहां से शुभेंदु अधिकारी खड़े हो सकते हैं। तो कितनी बड़ी टक्कर रहेगी शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच? मुझे तो लगता है कि शुभेंदु अगर वहां से चुनाव लड़ता है, क्योंकि शुभेंदु का खाली केवल नंदीग्राम के सीट पे नहीं, वो सारा जो एरिया है आपका बोलपुर का एरिया, फिर उसके साथ साथ पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर और फिर आपके जंगल महल के तमाम जितने सारे एरिया है, लगभग 40 से लेके 50 सीटों में अधिकारी फैमिली का बोलबाला है। और वहाँ पे तो मुझे लगता है कि अब अगर शुभेंदु अगर वहाँ से लड़ता है चुनाव, मेरा व्यक्तिगत राय है कि शुभेंदु को लड़ना चाहिए नंदीग्राम से चुनाव, क्योंकि वो वहाँ का पाड़ार छेले हैं, यानी कि लोकेलिटी का लड़का है वो। तो वो शुभेंदु अगर वहाँ से चुनाव लड़ता है तब तो मुझे लगता है कि दीदी शायद हम्बा हम्बा बम्बा बम्बा रम्बा रम्बा बुम्बा बुम्बा करेगी 2 तारीख को। कि एक तरफ ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बंगाल में जो राज करेगा वो बंगाली होना चाहिए, बाहर के आकर यहाँ पर राज नहीं कर सकते या रूल नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात निकल के ये भी आ रही है, जिस तरीके से टीएमसी के जितने भी नेता हैं वो छोड़ भाजपा की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, बाहरी या फिर भीतरी, ये मतलब क्या है ये सारा टीएमसी पहले बताए ना। आप दीदी के डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं मानूं तो बाहर के यानी कि दूसरे प्रांतों से, दूसरे प्रदेश से जितने सारे लोग हैं, चाहे वो बिहार के हो, यूपी के हो, गुजरात के हो, राजस्थान के हो, वो सब के सब बाहरी हो गए और अंदर के फिर बंगाली हो गए। तो इस तरह का चीज़ तो चल नहीं सकता है, क्योंकि आप अगर ऐसे मानसिकता दर्शाना चाहते हो और बंगाल में इस तरह की राजनीति आप अगर करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं पे तो फिर लगता है कि बंगाल को शायद आपने एक अलग देश के हिसाब से आपने मान लिया है, या फिर अलग देश है क्या बंगाल, कि जहाँ पे मतलब कि गुजरात के लोग या फिर यूपी के लोग, पंजाब के लोग या फिर राजस्थान के लोग, बिहार के लोग जा नहीं सकते, वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते। और आप अगर ये बाहरी और भीतरी आप अगर कर रहे हो तो सवाल तो ये भी उठेगा ना कि आपके पार्टी फिर दिल्ली में क्यों प्रत्याशी देती है, यूपी में क्यों प्रत्याशी देती है, झारखंड में क्यों प्रत्याशी देती है, या फिर बिहार में क्यों प्रत्याशी देती है, त्रिपुरा में क्यों प्रत्याशी देती है, असम में क्यों प्रत्याशी देती है। फिर आप अगर खाली बांग्ला 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 कर रहे हो तो फिर तो खाली पश्चिम बंगाल में ही आप सीमित रहो ना, दूसरे जगह पे क्यों कयास लगा रहे हो और प्रयास क्यों कर रहे हो। तो इस तरह का राजनीति तो चल नहीं सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि दीदी आपके राज में माँ का तो कोई स्वाभिमान रहा ही नहीं है, माँ का किसी तरह का जो एक इज्जत होना चाहिए वो तो रहा ही नहीं है, क्योंकि महिलाओं के आए दिन वहाँ पे बलात्कार होती है, सेक्सुअल हैरासमेंट होती है, मॉलेस्टेशन होती है। और जब आपको याद होगा, एक छोटा सा उदाहरण दे के मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। जब पार्क स्ट्रीट में, जब वो पार्क होटल से जब वो महिला रात के समय डिनर और ये सब करके निकल रही थी 4-5 साल पहले, और जब उनका जब सामूहिक बलात्कार हुआ था रात के 1 बजे 1:30 बजे के आसपास, दीदी ने क्या बोली थी? दीदी ने कही थी, अरे एटा तो चरित्रहीन महिला, यानी कि ये जो महिला है इसकी तो चरित्र ही खराब है, तो इसके चलते अगर हुआ है तो हुआ है। सर, एक बहुत अच्छी बात कही आपने। एक महिला जो यानी कि ममता बनर्जी महिलाओं के लिए इस तरीके की बात करने वाली, और आज जब उन्होंने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है तो उसमें 50 से ज्यादा महिलाएं हैं। तो क्या इन पे ये 2 तरीके की राजनीति क्यों? एक तरफ महिलाओं के लिए इस तरीके से चीजें करना और दूसरी तरफ महिलाओं को इस तरीके के अधिकार देकर ये कहना कि भाई हम महिलाओं के ज्यादा सम्मान करते हैं। ये केवल 50 के आसपास जो प्रत्याशी दी है वो केवल मतलब एक तरह से चौसर के मोहरा है, और चौसर के गोटी हैं, वो अपने हिसाब से चलाएगी, और कठपुतली है ये सब के सब। ये केवल महिलाओं की बात नहीं है, बाकी तमाम जितने सारे कैंडिडेट है, 190 कैंडिडेट्स जो है, उस पे से 191 कैंडिडेट में से तो एक तो दीदी है, और बाकी जो 190 कैंडिडेट्स है वो सब के सब कहीं ना कहीं पे कठपुतली है, क्योंकि दीदी के अनुमति के बिना तो वो लोग सांस तक नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे रक्त रंजित राजनीति का ही असर है ये चीज़। आज आप अगर देखेंगे तो माँ के बारे में मैंने बता दिया,
फिर माटी की जहाँ बात आती है, माटी तो रक्त रंजित हो चुकी है वहाँ पे, क्योंकि रक्त की राजनीति होती है वहाँ और कत्लेआम होता है। और मानुष की जहाँ बात आती है, मानुष को तो आपने कीड़े मकोड़े की तरह अपने मानुष को सीधा एक तरह से आपने ट्रीट किया है। तो कहाँ रहा आपका माँ, कहाँ रहा आपकी माटी और कहाँ रहा आपकी मानुष। और परिवर्तन, ये क्या आपका परिवर्तन था और ये क्या डेफिनेशन है परिवर्तन का। और इसीलिए विपक्ष के लोग आज के डेट में कह रहे हैं कि आसल परिवर्तन यानी कि असली परिवर्तन चाहिए। और दीदी सबसे बड़ी बात है कि घुसपैठियों को जिस हिसाब से आपने घुसाया है, रोहिंग्या को जिस तरह से आपने घुसाया है, और उसके साथ साथ इलीगल इमिग्रेंट्स को जिस तरह से घुसाया है। जब सीए का मामला आया था, एनआरसी का जब मामला आया था, जब केंद्रीय सरकार ने कहा था कि सीए लागू करेगा, एनआरसी लागू करेगा, तब आपने क्या कहा था रोहिंग्या के मुद्दे पे? आपने कहा था कि रोहिंग्या जाबे ओई पारे आमार लाशेर ऊपर दिए, यानी कि रोहिंग्या को आप लोग तभी भेज सकते हो बांग्लादेश में, ओई पारे, ओपार बांग्ला यानी कि बांग्लादेश में, पर उससे पहले मेरे लाश से गुजरना होगा। मैं चट्टान की तरह रोहिंग्या और केंद्रीय सरकार के बीच में खड़ी हो जाऊंगी। तो इससे तो सीधा समझ में आता है कि किस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति आपने किया है। और उसी के चलते माँ दुर्गा के झांकी पे, माँ दुर्गा के जो विसर्जन जब होता है, माँ दुर्गा की मूर्तियों पे आपने अंकुश लगा दिया था विजयदशमी के दौरान। लोगों की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि सौरभ गांगुली और मिथुन दा बीजेपी को शामिल कर सकते हैं। अगर ये लोग शामिल हो जाते हैं तो कितना ज्यादा भार पड़ेगा टीएमसी के ऊपर इन सारी चीजों का? कहीं ना कहीं पे बहुत भारी पड़ेगा टीएमसी के ऊपर। फिर तो सीधा सीधा मिथुन दा और सौरभ दादा, एक तरफ बंगाल के दादा हैं वो लोग और बहुत सम्मानीय व्यक्ति है, और दूसरे तरफ दीदी तो पहले दीदी थी, अब वो बेटी हो गई, फिर उस बीच में पीसी हो गई थी, यानी कि आपके बुआ हो गई थी। कल को पता चलेगा कि मौसी हो जाएगी, मासी हो जाएगी, फिर पता चलेगा कि नानी हो जाएगी, यानी कि ठाकुमा हो जाएगी। और वक्त जैसे जैसे चुनाव का वोटिंग का समय आएगा, तब शायद दीदी एक गुड़िया रानी हो जाएगी। तो इस तरह के जो घबराहट है टीएमसी के अंदर, जिस हिसाब से इनके नारे भी बदल रहे, वहां से कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि टीएमसी किस तरह से बैकफुट में है। आज के डेट में भ्रष्टाचार के चलते टोलाबाजी जन जन के जुबान पे है, टोलाबाजी, कटमानी, फिर आम्फान चोर, त्रिपाल चोर, तेल चोर, ये तमाम चीज़ें क्यों आ रहा है? इसीलिए तो आ रहा है ना, क्योंकि दाल में काला है। अंग्रेजी में एक कहावत है, नो स्मोक विदाउट फायर। क्योंकि आपकी कुशासन इतना शानदार रहा है और आपके रक्त रंजित राजनीति इतना शानदार रहा है और रोहिंग्या नीति इतना शानदार रहा है, तुष्टीकरण की नीति, जिसके चलते आप लोग त्राहिमाम करके वोट का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई है ममता बनर्जी की तरफ से, उन्होंने हर बार की तरह आज भी शुक्रवार यानी कि जुम्मे का दिन चूज किया, जहां पर वो ये कहती हैं कि ये दिन मेरे लिए लकी है, जिसके लिए आज के दिन उन्होंने अपनी कैंडिडेट की लिस्ट जो जारी की है। तो यहाँ पर लोगों की तरफ से ये कह रहे हैं कि इस बार का फ्राइडे शुभ नहीं जाएगा ममता बनर्जी के लिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एक तो होता है गुड फ्राइडे, एक होता है ब्लैक फ्राइडे। तो शायद आप देखिएगा 2 मई को शायद टीएमसी के लिए यह ब्लैक फ्राइडे साबित हो, और शायद 2 मई को फिर दीदी रो के बोले कि सपना मेरा टूट गया, बंगाल ना रहा, कुछ ना रहा। 2019 में तो आधा, 2021 में पूरा, यानी कि एक 19 हाफ, 21 साफ। धन्यवाद सर।